आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हो चुकी है, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला है। मैं सीधा मुद्दे पर ही आता हूँ। मैंने कुछ मुद्दे तय किए हैं जो आप लोगों को परीक्षा की तैयारी के दौरान जानना चाहिए। जैसे मेरा सबसे पहला मुद्दा है प्री और मेंस में जो परीक्षा के नवीनतम पैटर्न है, जो जिस आधार पे प्रश्न आ रहे हैं, उसे हमको समझना है। अब नवीनतम पैटर्न को समझे कैसे? नवीनतम पैटर्न को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि उस परीक्षा के पहले के जो प्रश्न पेपर है उनको आप हल करना शुरू कीजिए। अब सीजीपीएससी की हम बात करें तो सीजीपीएससी में परीक्षा में पहले का पेपर कहने का मतलब पिछले साल का पेपर आपको नहीं जानना है। सीजीपीएससी की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, सभी परिचित है। और लगभग सभी परीक्षाओं में एक विशेष सेक्शन छत्तीसगढ़ का होता है। 50 क्वेश्चन सीजीपीएससी की लगभग सभी परीक्षाओं में रहते हैं। तो अगर सीजीपीएससी की पहले की परीक्षा की बात करें तो जस्ट पहले एक अधीक्षक की परीक्षा हुई थी। उसके पहले एक बड़ी परीक्षा आपकी एडीआई की परीक्षा हुई थी। तो पीएससी की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा के जस्ट पहले परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको सबसे पहले तो उन्हें ही देखना है। यहीं से आप नवीनतम पैटर्न को पकड़ते हैं। व्यापम की परीक्षा की हम बात करें तो आखिरी व्यापम की जो बड़ी परीक्षा है जो चर्चित रही वो सीजी टेट की परीक्षा थी, जिसमें कठिन क्वेश्चन दे दिया गया है, काफी विवाद रहा है उस पर। उसके पहले अमीन की एक बड़ी परीक्षा हुई थी। तो सबसे पहला काम आपको नवीनतम पैटर्न को पकड़ने के लिए क्या करना है कि परीक्षा के जस्ट पहले जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को आपको संकलन करना है और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका एक कलेक्शन आपको बनाना है। तो यहां से आप नवीनतम पैटर्न को पकड़ना शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बात यह है कि हम परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जा चुका है वही प्रश्न दोबारा तो नहीं पूछा जाएगा। अगर अधीक्षक सीजीपीएससी अधीक्षक की परीक्षा में जो छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे गए हैं सेम टू सेम तो अगली परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसी आधार पर पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में, मैं अपने विषय से संबंधित आपको उदाहरण बताता हूं। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जो अधीक्षक का पेपर हुआ उसमें एक प्रश्न आया था, ग्रेफाइट का योगदान मूल्य में कितना प्रतिशत है? कितने लोग इस प्रश्न से परिचित हैं? देखिए, अभी आप लोग तैयारी से कितना पीछे हैं, हाथ उठाइए कितने लोगों ने ये प्रश्न देखा है या सुना है। अब आपको समझ में आ रहा है अभी आप कहां पर हैं, आपकी स्थिति। तो सबसे पहले तो पुराने प्रश्नों को पकड़ना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको ध्यान क्या देना है कि इसके पहले कभी ग्रेफाइट का योगदान कितना रहता है ना किसी ने पढ़ाया और ना ही वो परीक्षा में आया। तो अचानक से परीक्षा में उठ के क्यों आ गया? क्योंकि उस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के पहली बार ग्रेफाइट का जिक्र किया गया है। कोयला पूछा जाता रहा है, लोहा पूछा जाता रहा है, चूना पत्थर पूछा जाता रहा है, बॉक्साइट, टिन में तो हम 100% उत्पादन कर रहे हैं। ये सब पुराने क्वेश्चन है। तो जो पुराने क्वेश्चन है अब वो नहीं आएंगे। हर वो नया फैक्ट आता है जो अचानक से सरकार नया डेटा रिलीज करती है। तो इसके लिए आपको कैसे अपडेट रहना है? आर्थिक सर्वेक्षण को थॉरली आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है, एक और सीजीपीएससी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ध्यान देंगे, इधर पीछे जो लड़के बैठे हैं ध्यान दीजिए इस बातों को क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीजीपीएससी में प्रश्न रहा है अवमूल्यन का। भारत में कितने बार अवमूल्यन रहा है, मैं अपने विषय से ही रिलेट करके बता रहा हूं। अवमूल्यन को ही क्यों उठा के दिया है? मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से कई लोग ये जरूर सुने होंगे कि रुपए डॉलर के रिस्पेक्ट में गिर रहा है। पिछले 4-5 महीने से ये न्यूज लगातार है, सुने हैं कि नहीं सुने? तो इसीलिए इस टॉपिक को उठा के दिया गया। अब डॉलर के बदले रुपए कितना है ये तो नहीं दे सकता क्योंकि वो दिन भर कम या ज्यादा होता है। तो रुपए के मूल्य के गिरने से संबंधित इकोनॉमी का कौन सा टॉपिक हुआ? अवमूल्यन। एक सरल क्वेश्चन उठा के दे देते हैं कि भारत में अवमूल्यन निम्न में से कब नहीं हुआ है? 3 ही बार अवमूल्यन हुआ है। तो पैटर्न को कैसे पकड़ना है आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा एक और अपने विषय का ही मैं आपको उदाहरण देता हूं। सीजीपीएससी में प्रश्न रहा कि जो लघु उद्योग है उसमें निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ये प्रश्न से परिचित है? अब ये प्रश्न इसके पहले नहीं आया, अचानक क्यों आया? क्योंकि करीब 5-7 साल के बाद जो भारत सरकार थी उसने कारोबार और निवेश की सीमा को क्या किया है? बदला है। इसीलिए वो परीक्षा में सीधा आया है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना, करेंट अफेयर पढ़ना और उसमें किसे हाईलाइट करना? जो पहली बार नया पब्लिश हो रहा है वही सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा।
तो परीक्षा में नवीनतम पैटर्न को कैसे पकड़ना है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? कल से कुछ करना शुरू करेंगे इससे संबंध में। सबसे आसान काम है न्यूज़पेपर पढ़ना। कितने लोग अभी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अब बाकी लोग क्या पढ़ते हैं? रील पढ़ते हैं। रील से ही सारी हमें खबरें मिल जाती है, ऐसा है क्या? तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। जो नया बदलाव सरकार करती है वो परीक्षा का सीधा प्रश्न बनता है। ठीक, अब मैं अपने दूसरे मुद्दे पे आता हूं। मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन शैली है, सबसे महत्वपूर्ण आधार आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी का यही है। अब उत्तर लेखन शैली का आधार, आप लोग जवाब देंगे, उत्तर लेखन शैली का आधार किसके आधार पर होना चाहिए? आपके या चेक करने वाले के? चेक करने वाले के। परफेक्ट आंसर या संतोषजनक उत्तर लिखाया है, ये आप निर्धारित करेंगे या चेक करने वाला? उस विषय का विशेषज्ञ चेक करने वाला है कि आप हैं? चेक करने वाला ही है। तो विषय का विशेषज्ञ सबसे पहले ध्यान देता है अपने विषय की शब्दावलियों पर, टर्मिनोलॉजी पर। अगर आप भूगोल का आंसर लिख रहे हैं तो चालू भाषा में आंसर न रहे, भूगोल के ही शब्दों का प्रयोग हो। अर्थव्यवस्था का आंसर लिख रहे हैं तो आपके आंसर में अर्थव्यवस्था के शब्द का प्रयोग हो। दर्शन का यदि आप आंसर लिख रहे हैं तो वैसे शब्दावली का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो उस विषय का विशेषज्ञ है, और चालू भाषा में आपको आंसर चेक करने में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए भूगोल का एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है, पहला जवाब दिमाग में क्या आ रहा है? कहाँ है? मुंगेली है। पहला जवाब सभी के दिमाग में यही आ रहा है। क्या मुंगेली भौगोलिक शब्द है? मुंगेली एक प्रशासनिक शब्द है, जिला का नाम है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुंगेली पढ़ना सही है। लेकिन अगर हमें मेंस में लिखना है अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है, तो अचानक मार अभ्यारण्य मैकल के उत्तर में मनियारी के तट पर विस्तृत वनाच्छादित क्षेत्र ही क्या कहलाता है? अचानक मार अभ्यारण्य। शब्दों का चयन समझ में आ रहा है? इनसे संबंधित बहुत सारी बातें हम क्लास में करते रहेंगे, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं समय अच्छा खासा लग ही रहा है, पानी मिल चुका है आपको, इसीलिए मैं 2 मिनट और बोल लेता हूं। तो मैं अपनी बातों को शॉर्ट में खत्म करूंगा। तो शब्दों का चयन क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? आर्कियन शैल समूह सभी पढ़े हैं। आर्कियन शैल समूह कहां होता है? जमीन के ऊपर की जमीन के नीचे? कितने लोगों को पता है जमीन के अंदर गहराइयों में होता है? हाथ उठाइए। अब आर्कियन शैल समूह के बारे में यदि हमको लिखना है, जो कि छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन रहता ही है, भारत के भूगोल में भी क्वेश्चन आता ही है, तो बेसिकली ये लावा के जमीन के अंदर जमने से ही निर्मित होता है। इसके लिए एक ही शब्द है भूगोल में, यह एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। जो 2 लाइन में उसका हम वर्णन लिखेंगे, उसके लिए इकलौता भौगोलिक शब्द क्या है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, अंग्रेजी में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ऐसे शब्दों का चयन करते हुए यदि आप मेंस में उत्तर लिखते हैं, तो जो चेक करने वाला है, जो उस विषय का विशेषज्ञ है, उसे वो आकर्षित करता है और आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है? तो टर्मिनोलॉजी पे मेंस की तैयारी के दौरान हर विषय में आपको फोकस करना है। तीसरा मेरा मुद्दा है प्रतियोगी परीक्षा में गणित और रीजनिंग का महत्व। ठीक है, तो गणित और रीजनिंग के लिए सबसे पहली लाइन तो मैं आपको ये कहूंगा कि 90% से अधिक एग्जाम बिना गणित और रीजनिंग के संभव नहीं है। कुछ विद्यार्थी रहे हैं ऐसे मेरे, अगर वो सुन रहे होंगे, कि एक विद्यार्थी का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं कि सर मैं बिना गणित और रीजनिंग के डिप्टी कलेक्टर आपको बन के दिखाऊंगा। ठीक, इस सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो हमारा, जैसे सर ने पहले भी चर्चा की, आप भी परिचित हैं ही, 35-36 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता था, क्या इस बार रहा? तो जो गणित और रीजनिंग छोड़ के पढ़ रहा था, उसके सी सेट क्वालिफाई करने की संभावना भी कम हो गई है, क्योंकि वो किसके भरोसे में था? भाषा। तो पैटर्न हमेशा बदलता रहता है, आपको हर विषय को ध्यान देना है। लेकिन अगर गणित और रीजनिंग की हम बात करें तो व्यापम के 1-2 एग्जाम लाइक एडीओ छोड़ दे हम, तो बिना गणित और रीजनिंग के बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो गणित और रीजनिंग को तो कभी नहीं छोड़ना है। गणित और रीजनिंग आपका प्री के लिए बिल्कुल अलग है, मेंस के लिए अलग है, व्यापम के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी होती है, जिसपे विस्तृत चर्चा जो है रमेश सर आपसे करेंगे। मैं आपको बस अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि मेंस में यदि आपको गणित और रीजनिंग में 50 में 45+ स्कोर करना है, तो प्रीलिम्स में गणित और रीजनिंग को मजबूती से पढ़ना जरूरी है।
जो ये सोच रहा है कि सिर्फ मेंस में वो गणित और रीजनिंग को पढ़ लेगा, प्री में नहीं पढ़ेगा, तो उससे मेंस में स्कोर नहीं होगा, क्योंकि पिछला पेपर ही इसका उदाहरण है कि साइंस टफ आ गया। कई लोग मैथ्स छोड़ के पढ़ते थे, लेकिन अब टफ क्या आ गया? साइंस। मैथ्स को छोड़ के बैठे थे, पूरा पेपर 4 क्या हो गया उनका? गड़बड़। तो पैटर्न अचानक से ऐसे बदल जाता है, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? आखिरी मेरा मुद्दा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखिए, यदि आप व्यापम की परीक्षा देते हैं, तो हाल ही में व्यापम के किसी पेपर, सीजी टेट का ही उदाहरण लेते हैं। सीजी टेट का पेपर देखे हैं सभी? अवेयर हैं? सीजी टेट में क्वेश्चन कैसे रहे हैं? क्वेश्चन में पहले 4 कथन, फिर 4 कूट, फिर 4 ऑप्शन। ठीक है, यानी एक पेज का पूरा क्या है? क्वेश्चन। वही सिंपल क्वेश्चन, वही अमूल्यन वाला, भारत का कब अमूल्यन नहीं हुआ है, इसको पढ़ने में आपको 10 सेकंड लगेगा। लेकिन जो वो एक पेज का क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में 10 सेकंड लगेगा क्या? समय ज्यादा लगेगा। तो विशेषकर व्यापम की परीक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड के साथ साथ उसको समझने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए। और ये सब होती है तैयारी क्लास टेस्ट और टेस्ट सीरीज से, ये पढ़ के नहीं होती। जब तक आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट या व्यापम का एग्जाम देते समय सबसे बड़ी गलती जो सामान्यतः अधिकतर विद्यार्थी करते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिखता है वहां से बनाना शुरू करते हैं। कभी वो मैथ्स भी हो सकता है, कभी वो कंप्यूटर भी हो सकता है, और कभी वो लैंग्वेज का भी हो सकता है। तो गलती यही होती है कि मैथ्स को पहले उठा लेना। तो पहले तो यही धारणा आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मैथ्स को व्यापम में कब बनाना है? सबसे आखिरी में बनाना है। और सबसे पहले किसको बनाना है? कंप्यूटर को। सबसे आसान विषय कौन सा होता है? कंप्यूटर। रैम का फुल फॉर्म क्या है? क्या चारों ऑप्शन पढ़ना है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ढूंढोगे और सीधा बबल को भर दोगे, इससे ज्यादा समय लगेगा क्या? तो व्यापम में बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए। सबसे पहले आपको हल करना चाहिए कंप्यूटर, उसके बाद आपको हल करना चाहिए लैंग्वेज, उसके बाद आपको हल करना चाहिए जीएस, फिर नंबर आता है रीजनिंग का, और सबसे आखिरी में क्या होता है? मैथ्स। इस प्रकार से यदि आप व्यापम की प्रैक्टिस करेंगे, तो समय की कमी तो कम से कम वहां पर नहीं होगी। बातें समझ में आ रही हैं? अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग की हम चर्चा कर रहे थे, मैथ्स और रीजनिंग के लिए मुझे जो दिखता है छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से, मन में खौफ दिखता है बच्चों के, जो पहले से ही ये डर बना के बैठे रहते हैं कि हमारा मैथ्स कमजोर है। तो सबसे पहले तो ये लाइन बोलना छोड़िए कि हमारा मैथ्स कमजोर है। किसी का मैथ्स कमजोर नहीं है। सभी 10वीं तक वही सिलेबस पढ़े हैं, 10वीं तक का ही मैथ्स आता है। जब आप मन से निकालेंगे कि आप कमजोर हैं, इस चीज को निकालेंगे, तभी तो सीखने का कोशिश करेंगे। आप पहले से बैठे हुए हो ये सोच के कि क्लास में इतने लोग से मैं कमजोर हूं, यानी इसका अगर आप 25 गुना कर दो एक कंपटीशन, तो उतने लोगों से आप कमजोर हो गए। सीधी सी बात है, क्या इतने लोगों के बीच सरकारी भर्ती की परीक्षा हो रही है, लाखों लोग उसका फॉर्म भर रहे हैं। तो यदि आप 200 में अपने आप को लास्ट मान रहे हैं, तो 2 लाख में भी आप कहीं ना कहीं क्या है? लास्ट। तो सबसे पहले तो मैथ्स का भय दिमाग से क्या करना है? हटाना है। मैथ्स वो विषय नहीं है जो जादू की छड़ी हो। मैथ्स के लिए मेहनत करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और समय देना पड़ता है। और ये ड्यूटी उनकी ज्यादा बढ़ जाती है जिन्हें लगता है वो कमजोर है। जिन्हें लगता है उनसे मैथ्स बनता है या रीजनिंग बनता है, तो उन्हें केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है? जिन्हें लगता है उनका मैथ्स क्या है? कमजोर। इस संदर्भ में चंद्रा एकेडमी के लिए मैं एक विशेष बात कहूंगा। मुझे ऐसा लगता है, जो बिल्कुल सत्य है, चंद्रा एकेडमी वो संस्थान है जहां मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज एक से अधिक है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बैंक और एसएससी, जो कि मैथ्स और रीजनिंग पर आधारित ही एग्जाम है, उनमें 12 पदों पर चयनित हूं जो केवल मैथ्स और रीजनिंग पर आधारित है। प्लस 15 साल से अधिक मेरा मैथ्स और रीजनिंग का अनुभव है। हमारे रमेश सर हैं जो 9 वर्षों से अधिक मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के क्लासेस ले रहे हैं और हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं। मार्कंडे सर 9 वर्षों से अधिक से मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं और हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई संस्थान है जहां मैथ्स और रीजनिंग के इतने सारे फैकल्टी और सभी के सभी अनुभवी हैं। अगर हम आपका डर खत्म नहीं कर पाए, तो फिर भोलेनाथ ही है जो आपका डर खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग में घबराना नहीं है। कभी भी कुछ भी डाउट हो, आप किसी से कभी भी पूछ सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं।